हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मतलब कृष्णिका विकिरण तथा वर्णक्रम। स्पेक्ट्रल मतलब वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी कृष्णिका का मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित हर तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, वो कहलाती है कृष्णिका। ऐसी कोई भी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित प्रत्येक तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित कर ले तो वो वस्तु कहलाती है कृष्णिका। और कृष्णिका भी कैसी, वो होगी आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका जो हर तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित कर ले। मतलब इस आदर्श कृष्णिका के लिए जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वो क्या होता है, 1 होगा, मतलब इकाई होता है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित प्रत्येक तरंगदैर्ध्य की विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है आदर्श कृष्णिका कहलाती है। और आदर्श कृष्णिका के लिए जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो 1 होता है। अब लेकिन ध्यान रखना है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। एक्चुअल का मतलब कि रियलिटी में आदर्श जैसी कोई कंडीशन नहीं होगी, मतलब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 प्राप्त होना इम्पॉसिबल है। 1 के आसपास होगा, 0.995, 0.95, 0.96, 0.97, 8, 9 कुछ भी, लेकिन 1 होना मुश्किल है। तो ये तो हो गई ब्लैक बॉडी। लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं कि जो आदर्श ब्लैक बॉडी है, तो अगर अपन कल्पना के रूप में देखें तो आदर्श ब्लैक बॉडी के रूप में अपन एक केविटी ले सकते हैं, एक केविटी। और केविटी जो होगी उसमें एक बारीक सा छिद्र होगा। इसके अलावा केविटी के जो अंदर का हिस्सा है वो ब्लैक पेंट किया हुआ होगा। केविटी ले ली, केविटी में एक बारीक सा छिद्र है और उसके जो अंदर का हिस्सा है वो ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ होता है। तो इस वाली सिचुएशन में तो बाहरी प्रेक्षक जो बाहर से ऑब्जर्वर होगा, उस ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, ये जो छिद्र होगा वो एक ब्लैक बॉडी की तरह व्यवहार करेगा। मतलब जहाँ से रेडिएशन है वो इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो एक ब्लैक बॉडी के रूप में एक केविटी ले ली, उस केविटी के जो अंदर का हिस्सा है वो पूरा ब्लैक कर दिया। इसके अलावा इस केविटी को एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट हाई टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है कि इस केविटी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा लेकिन हाई टेम्परेचर भी होगा। अब होगा क्या, जब इस केविटी का टेम्परेचर हाई है तो इस केविटी की दीवारों पे जो परमाणु है, केविटी की दीवारों में परमाणु है वो एक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करेंगे। मतलब एनर्जी पाके हाई टेम्परेचर के कारण से एनर्जी प्राप्त करेंगे और उस एनर्जी के कारण से ये ऑसिलेट होने लग जाएंगे। तो अपन जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर एसिलेटेड मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो इन दोलकों के जो परमाणु दोलक हैं उन परमाणु दोलकों की कंपनों से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगी। और कुछ ही समय में, थोड़े से समय में क्या होगा, ये पूरी जो केविटी है वो लैम्डा टेंड्स टू 0 टू इनफाइनाइट, मतलब 0 से इनफाइनाइट वेवलेंथ की रेडिएशन से ये पूरी की पूरी केविटी भर जाएगी। साथ में अपन ने टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। और जो थर्मल इक्विलिब्रियम जनरेट, उसमें साम्य अवस्था जनरेट हो गई। इसका मतलब इनसे प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा इस केविटी के द्वारा प्रति सेकंड अवशोषित विकिरणों की मात्रा के हमेशा बराबर बनी रहेगी। कि थर्मल इक्विलिब्रियम बना हुआ है क्योंकि अपने टेम्परेचर वो कांस्टेंट बना रखा है। तो उस स्थिति में इन परमाणु दोलकों से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा प्रति सेकंड अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के इक्वल होगी। अब होगा क्या, तो कुछ ही समय में ये पूरा केविटी है वो लैम्डा टेंड्स टू 0 से इनफाइनाइट वेवलेंथ की रेडिएशन से भर जाएगी। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई, वो यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से आके अवशोषित हुई, उत्सर्जित होगी, कुछ ऐसा। ये वाली सिचुएशन हो सकती है।
ये तो जब पूरा भर जाएगा उसमें विकिरणों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये पूरी कैविटी भर जाएगी, तो कुछ रेडिएशन से वो बाहर निकलना प्रारंभ कर देगी, लेकिन बाहर निकलने से अंदर के इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है जो वो थर्मल रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जनरेट हो रही है। तो इस ब्लैक बॉडी से जो ये रेडिएशन बाहर निकलेगी, यही रेडिएशन अपनी क्या कहलाएगी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यही रेडिएशन क्या कहलाएगी? जो बाहर से कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा होगा तो उसको यही रेडिएशन एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रूप में दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सोर्स क्या हो गया? अपनी जो ये कैविटी है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो ये अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सोर्स हो जाएगा। अब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाहर निकल रही है, इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए इनकी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी या पावर, वो बात करें, मान लो कि मैं वो क्या है? ई लैम्डा। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी या स्पेक्ट्रल एनर्जी पावर है, क्षमता है, वो क्या है? ई लैम्डा। और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाहर निकल रही है उनके लिए जो वेवलेंथ है, उनके लिए जो वेवलेंथ है वो अगर लैम्डा है, तो उस स्थिति में ई लैम्डा और लैम्डा के मध्य का जो ग्राफ होगा उस ग्राफ को अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है, उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का जो अध्ययन है वो दो साइंटिस्ट, एक लूमर और एक प्रिंगसाइम, दो साइंटिस्ट जिनके नाम है लूमर और प्रिंगसाइम, इन्होंने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसके स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाले। तो अपन क्या करते हैं, इनके लिए जो ई लैम्डा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है और जो वेवलेंथ है लैम्डा, उसका कर्व बनाते हैं, जो लूमर और प्रिंगसाइम ने जो बना के बताया उसके बारे में अध्ययन किया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा, और ये जो कर्व है वो अपन अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर बनाएंगे। तो वो कर्व है, तो एक तरफ तो मैं ले लेता हूँ लैम्डा जो वेवलेंथ है, और एक तरफ ई लैम्डा जो स्पेक्ट्रल एनर्जी पावर है या स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है, विकिरण उत्सर्जन क्षमता, ई लैम्डा। तो जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार का होगा। कुछ इस प्रकार के कर्व प्राप्त हुए, और ये प्रत्येक कर्व वो अलग अलग टेम्परेचर पे, ये वाला कर्व है T1 टेम्परेचर, ये वाला कर्व है वो T2 टेम्परेचर पे, ये वाला कर्व T3 टेम्परेचर पे, ये वाला कर्व T4 टेम्परेचर पे। साथ में जो टेम्परेचर की कंडीशंस है वो कुछ इस प्रकार की है कि T1 टेम्परेचर ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4, मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर वो T4 है और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो T1। टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है 2000 केल्विन, 1500 केल्विन, 1000 केल्विन वगैरह वगैरह, ये टेम्परेचर हो सकते हैं। तो ये कर्व है कुछ इस प्रकार के अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व प्राप्त हुए। इन कर्व का अध्ययन किया और इन कर्व के अध्ययन करते हुए कुछ निष्कर्ष निकाले कि जो निष्कर्ष निकाले वो क्या क्या है, तो वो देखते हैं अपन। तो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है, तो इस स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी के लिए जो कर्व बनाया उसके कुछ पॉइंट या कुछ निष्कर्ष, तो अपन देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं इनकी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व से अपने को क्या निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं। तो जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहला निष्कर्ष है इसके जो कर्व है उस कर्व की विशेषताएं क्या है। तो इस कर्व की विशेषता सबसे पहले अपन देखें, जो कर्व है वो बिल्कुल सतत है। तो पहली विशेषता क्या है कि जो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो बिल्कुल सतत है। कर्व कैसा है? सतत है, मतलब बिल्कुल कंटिन्यूस कर्व अपने को प्राप्त हो रहा है। देख सकते हैं अपन कंटिन्यूस कर्व है, जितने भी कर्व बनाए वो सारे के सारे क्या है? कंटिन्यूस कर्व है। साथ में प्रत्येक ताप पर, किसी भी टेम्परेचर पर देखें, प्रत्येक तरंगदैर्ध्य की विकिरणें उत्सर्जित हो रही है। मतलब जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है T1, इस T1 टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन, तो प्रत्येक वेवलेंथ की रेडिएशन अपने को क्या होगी? प्राप्त होगी। तो निष्कर्ष का पहला पॉइंट क्या है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व है वो सतत कर्व प्राप्त होता है, और प्रत्येक टेम्परेचर के ऊपर प्रत्येक तरंगदैर्ध्य की विकिरणें अपने को प्राप्त होती है। इसके अलावा सेकंड निष्कर्ष, अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज की जाती है, सेकंड निष्कर्ष क्या है? टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज की जाती है तो प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा में भी वृद्धि होगी।
तो क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कि अगर टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है तो विकिरणों की मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। देख सकते हैं कि विकिरणों की मात्रा वो काफ़ी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे। तो ये इसका सेकंड निष्कर्ष है। थर्ड निष्कर्ष, वेवलेंथ के बढ़ने पर, वेवलेंथ कर्व में देखें वेवलेंथ इस तरह बढ़ रही है, तो वेवलेंथ के बढ़ने पर एनर्जी डेंसिटी का मान पहले तो प्रारंभ में तो बढ़ता जाता है। क्या होगा, अगर वेवलेंथ लैम्डा के मान में वृद्धि हो रही है तो प्रारंभ में तो ई लैम्डा का मान बढ़ता हुआ जाएगा, और एक निश्चित मान, तो एक निश्चित मान यहाँ पे हो गया, वहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाता है। तो इस वैल्यू को नाम दे दूँ मैं ई लैम्डा एम, ये हो गया अपना ई लैम्डा एम। तो लैम्डा के मान में वृद्धि करने पर प्रारंभ में विकिरणों की मात्रा में या ई लैम्डा के मान में वृद्धि होती है, और एक निश्चित मान जो मैक्सिमम मान है ई लैम्डा एम तक वृद्धि होती है। तो ये ई लैम्डा एम तक वृद्धि हो गई। लेकिन उसके बाद में भी अगर वेवलेंथ के मान में वृद्धि करते जाते हैं तो वेवलेंथ के मान में वृद्धि करने पर ई लैम्डा के मान में कमी आने लगती है। तो उसके बाद में लैम्डा इंक्रीज होगा तो ई लैम्डा के वैल्यू में कमी आने लगती है। तो दोबारा से बात करें अपन कि किसी एक ताप पर तरंगदैर्ध्य के बढ़ने पर प्रारंभ में ई लैम्डा के मान में वृद्धि होती है, और एक निश्चित मैक्सिमम मान ई लैम्डा एम तक वृद्धि होती है। उसके बाद में ई लैम्डा एम के बाद में अगर वेवलेंथ के मान में वृद्धि करते जाते हैं तो ई लैम्डा का मान है वो घटता जाता है। तो इस ई लैम्डा एम के संगत जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ को अपन दर्शा सकते हैं लैम्डा एम के द्वारा, और टेम्परेचर 1 के लिए लिख रहे हैं तो लैम्डा M1 के द्वारा। ऐसे जो सेकंड कर्व है उसके लिए ये वाली मैक्सिमम वैल्यू होगी ई लैम्डा एम की, तो ये ई लैम्डा M2, तो ये हो जाएगा लैम्डा M2 की वैल्यू। ऐसे ही लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा M3, लैम्डा M4। तो अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर देखें तो लैम्डा M1 लैम्डा का वह मैक्सिमम मान जिसके ऊपर ई लैम्डा का मान मैक्सिमम होता है वो वाली वैल्यू है। तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। 4 पॉइंट देखें, 4 पॉइंट कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता क्या है अपनी ई लैम्डा एम, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के संगत तरंगदैर्ध्य। तो ई लैम्डा एम के संगत तरंगदैर्ध्य क्या लिख रहे हैं अपन, लैम्डा एम। तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के संगत तरंगदैर्ध्य लैम्डा एम का मान टेम्परेचर में वृद्धि होने के साथ साथ लघु तरंगदैर्ध्य की ओर शिफ्ट होता जाता है। मतलब लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/T। फॉर एग्जांपल देखें कर्व में देखें कि T1 टेम्परेचर, ये T4 टेम्परेचर देखें तो T4 टेम्परेचर के लिए लैम्डा एम की वैल्यू है ये वाली, और उसके लिए ई लैम्डा एम की वैल्यू है ये वाली। लैम्डा M3 के लिए ई लैम्डा 3 की वैल्यू ये वाली। तो अगर ई लैम्डा एम में वृद्धि होती जाती, ई लैम्डा एम के किसी मान के लिए टेम्परेचर में वृद्धि, T4 टेम्परेचर सबसे कम है, T3 टेम्परेचर उससे ज़्यादा, तो टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा हुआ तो इस वाले कर्व के लिए जो लैम्डा एम की वैल्यू है वो पीछे की तरफ लघु तरंगदैर्ध्य की ओर शिफ्ट हो गई। 4 वाले के लिए लैम्डा M4 की वैल्यू ये थी, 3 वाले के लिए लैम्डा M3 की वैल्यू ये 2, मतलब टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो लैम्डा M2 की वैल्यू ये वाली हो गई। टेम्परेचर और बढ़ा के T1 कर दिया तो लैम्डा M की वैल्यू ये वाली हो गई। तो अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे लैम्डा लघु तरंगदैर्ध्य मतलब पीछे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के लिए तरंगदैर्ध्य लैम्डा एम का मान टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाता है। मतलब लैम्डा एम है वो क्या होगा, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो लैम्डा एम परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती को उठाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो लैम्डा एम इक्वल टू कांस्टेंट को लिख देता हूँ B/T। जो B है वो कहलाता है वीन्स कांस्टेंट, वीन नियतांक। जो वीन था उस साइंटिस्ट ने बताया था, उसके नाम पे दे दिया इसको वीन कांस्टेंट। और इस वीन कांस्टेंट की वैल्यू होती है B इक्वल टू 2.898 × 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। तो ये हो गया वीन कांस्टेंट। और इसके अलावा जो ये नियम है लैम्डा एम इक्वल टू B/T, तो इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
तो वीन डिस्प्लेसमेंट, वीन का विस्थापन नियम शिफ्ट हो रहा है, टेम्परेचर में वृद्धि होने पर लघु तरंगदैर्ध्य की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट लो, नाम दे दिया उसका, तो लैम्डा एम इक्वल टू बी अपॉन टी। बी है कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि वीन कांस्टेंट कहलाता है, और इस बी जो वीन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होगी 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। तो ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट या जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के फिफ्थ निष्कर्ष की बात करें कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा एम, तरंगदैर्ध्य क्या अपने पास में लैम्डा एम के संगत ई लैम्डा एम मतलब अधिकतम उत्सर्जन क्षमता का जो मान है वो टेम्परेचर जो परम ताप है टी उसकी पंचम घात के समानुपाती होता है। मतलब ई लैम्डा एम समानुपाती टी की पावर 5। क्या कंडीशन आप प्राप्त हुई अपने को? इन ग्राफ के जो अध्ययन किया है उससे निष्कर्ष निकाला गया कि अधिकतम तरंगदैर्ध्य लैम्डा एम के संगत जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है ई लैम्डा एम वो क्या होगी? परम ताप की 5वीं घात के समानुपाती होती है। तो ये था अपना 5वां निष्कर्ष। अगला 6वां निष्कर्ष देखें कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, क्या देखना है? किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ये जो कृष्णिका विकिरण वक्र बन रहा है, कृष्णिका विकिरण का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और जो तरंगदैर्ध्य है लैम्डा, तो इस अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल है वो किसको बताता है? टोटल उत्सर्जन क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये वाला एरिया, जैसे ये कर्व है अपना, तो इस कर्व के लिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो किसको बताएगा? टोटल इमिसिव पावर, कुल उत्सर्जन क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। और जो कुल उत्सर्जन क्षमता है वो परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कुल उत्सर्जन क्षमता E जो कि क्या होगी? इस कर्व के क्षेत्रफल के इक्वल होगी। तो कर्व का क्षेत्रफल उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव ई लैम्डा डी लैम्डा के द्वारा, कि टोटल इमिसिव पावर है कुल उत्सर्जन क्षमता, टोटल कर्व ई लैम्डा डी लैम्डा जो कर्व है उस कर्व के इंटीग्रेशन मतलब टोटल क्षेत्रफल के इक्वल होगी, और जो कि क्या है? परम ताप टी के चतुर्थ घात के समानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। तो अपन लिख सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ध्यान रखना है E क्या है? कुल उत्सर्जन क्षमता, और ई लैम्डा क्या है? किसी एक निश्चित टेम्परेचर पे उत्सर्जन क्षमता की वैल्यू। तो E इक्वल टू सिग्मा T4। जो सिग्मा है वो कहलाता है स्टीफन नियतांक। सिग्मा क्या है? स्टीफन नियतांक। और जो स्टीफन नियतांक है उस स्टीफन नियतांक की वैल्यू होगी 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। जो वैल्यू है स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तो जो E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 लिखा है वही क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, बोल्ट्जमान लॉ। तो ये थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसका अपन ने अध्ययन किया, मतलब लूमर और प्रिंगस्टाइन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका अध्ययन किया और अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाले। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं कि पहला निष्कर्ष क्या था ब्लैक बॉडी कर्व का, कि जो कर्व जितने भी कर्व प्राप्त ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे जो कर्व प्राप्त होते हैं वो सतत होते हैं, और साथ में प्रत्येक तरंगदैर्ध्य की विकिरणें अपने को प्राप्त होती है। सेकंड निष्कर्ष कि अगर टेम्परेचर के मान में वृद्धि करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन मतलब विकिरणों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। थर्ड निष्कर्ष कि अगर लैम्डा के मान में वृद्धि करें, लैम्डा के संगत है जो ई लैम्डा की वैल्यू है वो क्या होगी? सबसे पहले लैम्डा के मान में वृद्धि करते जाए तो ई लैम्डा के मान में वृद्धि होती जाती है, लेकिन एक निश्चित वैल्यू ई लैम्डा एम तक वृद्धि होती है, उसके बाद में लैम्डा के मान को आगे और बढ़ाने पर ई लैम्डा के मान में कमी आने लगती है। ये था तीसरा निष्कर्ष। चौथा निष्कर्ष कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के संगत जो तरंगदैर्ध्य लैम्डा एम वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
मतलब अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं तो अधिकतम वेवलेंथ की वैल्यू है वो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाती है, और जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T के द्वारा। तो यहाँ पे लैम्डा एम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो कि है यहाँ पे बी। वी जो बी है वो कहलाता है वीन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन होती है। और ये जो लैम्डा एम इक्वल टू B/T, या इसी को मैं लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी ये भी कह सकता हूँ कि अधिकतम तरंगदैर्ध्य और टेम्परेचर दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक प्राप्त होता है। यही कहलाता है वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम। इसके अलावा लैम्डा एम के संगत जो ई लैम्डा एम है, मतलब अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है, वो परम ताप के पंचम घात के समानुपाती होती है। मतलब टेम्परेचर में जितनी वृद्धि करेंगे ई लैम्डा एम में उसकी पंचम घात के अनुपात में क्या होगा, चेंजेज होगा। इसके अलावा इसका जो लास्ट निष्कर्ष था, E इक्वल टू ऊपर ने लिखा इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, मतलब जो कृष्णिका वितरण वक्र है उस वक्र में इस वक्र और जो लैम्डा अक्षरेखा है, लैम्डा अक्षरेखा है, उस लैम्डा रेखा के मध्य का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करता है, कुल उत्सर्जन क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। और जो कुल उत्सर्जन क्षमता है वो परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। समानुपाती को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको अपन ने नाम दे दिया सिग्मा। जो सिग्मा है वो कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। और ये जो E इक्वल टू सिग्मा T4 लिखा है अपन ने वो क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। तो ये था अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का स्पेक्ट्रल वितरण है वो किस प्रकार से होता है। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।